हे भगवान, इतने दिनों से मैं घर के खाने पे जिंदा हूँ। मुझे 13वीं का खाना चाहिए। कहाँ से खाऊं? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अरे 13वीं का खाना किसी के मरने पर बनता है। तुझे उस खाने को खाने की इच्छा हो रही है, इसलिए तू चाहती है कि कोई मरे। आपने अब तक सुना होगा कि किसी को घर का खाना पसंद है, किसी को शादी का खाना पसंद है, तो किसी को भंडारे खाना पसंद है। लेकिन हमारी रोशनी को इन सब से हटके 13वीं का खाना पसंद था, जिसके लिए वो आए दिन किसी के मरने की कामना करती थी। जी सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन वो ऐसा करती थी। ऐसे ही एक दिन अपने पड़ोस में 90 साल की एक बुढ़िया के मरने पर उसकी 13वीं का खाना खाकर घर लौटी रोशनी अपनी माँ शांति से बोलती है। माँ, ओ माँ, जरा बाहर आओ। हाँ बोल, क्या हुआ? क्यों पागल कुत्ते की तरह गला फाड़ रही है? ये लो, इनके अंदर वो कल्याणी दीदी की 13वीं का खाना है। इनको बर्तन में निकाल कर फ्रिज में रख दो। अरे पेट भरकर खाकर आई होगी, फिर भी तेरा मन नहीं भरा जो पन्नियों में डलवा लाई। सच में रोशनी, शर्म नहीं आती तुझे? कम से कम अपने नाम की तरह हमारा नाम रोशन करने वाले काम कर ले। अब 13वीं का खाना पैक करवा कर लाने में कौन सा बेहुदा काम कर दिया मैंने? आप भी तो भंडारों में से खाना पैक करवा कर लाती हो, शादियों में भी थोड़ा बहुत खाना बनवा ही लेती हो, तो मैंने भी 13वीं का खाना पैक करवा लिया। क्योंकि उन लोगों में अकल होती है। किसी के मरने पर बनाया हुआ खाना कौन पसंद करता है? मैं तो पसंद करती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है 13वीं का खाना। इसलिए मैं तो चाहती हूँ हर रोज कहीं न कहीं 13वीं का खाना मिल रहा हो। अपनी माँ के मरने पर करवा लियो 13वीं और खा लियो जी भर के खाना। इतना बोलकर शांति अपने काम में लग जाती है और रोशनी खाना रसोई में रखकर अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में मुंह फुलाते हुए बोलती है। मैं थोड़ी किसी को मार रही हूँ। मुझे तो बस 13वीं का खाना पसंद है, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? रोशनी अपने कमरे में आराम से पसरी हुई थी, तभी उसका फोन बजता है, जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड सोनाक्षी का फोन आता है। जैसे ही रोशनी फोन उठाती है, तो दूसरी साइड से सोनाक्षी रोना शुरू करते हुए बोलती है। रोशनी, मेरे दादाजी हॉस्पिटल में है यार, बहुत सीरियस है, मुझे उनके पास जाना है। रोशनी, मेरे दादाजी को कुछ होगा तो नहीं? अरे तू रोना बंद कर और मुझे बता कहाँ है, मैं तुझे लेने आती हूँ और फिर साथ में चलते हैं हम तेरे दादाजी के पास हॉस्पिटल। मैं कॉलेज के पास वाले कैफे में बैठी हूँ, जल्दी आ जा। रोशनी कॉल काटते हुए घर से भागकर सोनाक्षी के पास जाती है और उसको लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां उसके दादाजी एडमिट हैं। हॉस्पिटल में उसकी मम्मी पापा भी मौजूद थे। कुछ देर में डॉक्टर आकर सोनाक्षी के दादाजी को मृत घोषित कर देते हैं, जिस पर सोनाक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं दादाजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी आप सिर्फ 98 साल के ही तो हैं, सेंचुरी तो कर लो दादाजी। यार, भगवान के पास गए हैं वो, थर्ड एम्पायर के पास नहीं, जो नोट आउट के फैसले सुनने पर वापस पवेलियन में आ जाए। यहाँ मैं रो रही हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है मेरे दादाजी। ए भगवान, अब क्या करूँगी मैं? 13वीं की तैयारी। क्या बोली तू? अरे मेरा मतलब, देख, अब जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता और भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है, इसलिए उन्होंने तेरे दादाजी को बुला लिया। तो अपने आंसू पोंछ और उनकी 13वीं की तैयारी कर। कहते हैं आत्मा की शांति के लिए 13वीं जरूरी होती है। रोशनी की ये बात सुनकर सोनाक्षी, उसके माता पिता और वहाँ खड़े कुछ लोग भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर रोशनी वहाँ से निकलना ही ठीक समझती है और वहाँ से 9-2-11 होकर जब वो अपने घर पहुँचती है, तो कमरे में आराम करते हुए बोलती है। चलो 13 दिन बाद एक और 13वीं का खाना खाने को मिलेगा। अब तो मैं बहुत थक गई हूँ। इतना कहकर रोशनी सो जाती है। रोशनी को 13वीं के खाने के आगे ये नहीं दिखता कि जिनके घर के लोग उनको छोड़कर गए हैं उन पर क्या बीत रही होती है। उसको तो बस खाने से मतलब होता है। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ वो सोनाक्षी के दादा की 13वीं में जाकर भी बहुत सारा खाना खाती है, लेकिन अब लगभग महीना गुजर चुका था और कहीं से भी उसके पास 13वीं के खाने का न्योता नहीं आता था, जिसके चलते वो अपने कमरे में बैठी बोलती है। हे भगवान, इतने दिनों से मैं घर के खाने पे जिंदा हूँ, मुझे 13वीं का खाना चाहिए। कहाँ से खाऊं? रोशनी की ये बात उसके कमरे के बाहर से गुजर रही उसकी माँ सुन लेती है, जो उसके कमरे में आकर बोलती है। रोशनी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती?
अरे 13वीं का खाना किसी के मरने पर बनता है। तुझे उस खाने को खाने की इच्छा हो रही है, इसलिए तू चाहती है कि कोई मरे। मैंने कब कहा कि कोई मरे? माँ हद करती हो यार। देखो, मुझे 13वीं में बना खाना पसंद है और उस खाने के जैसा स्वाद कहीं और नहीं मिलता, तो मुझे मन करता है खाने का। लेकिन मैं ये नहीं कह रही भगवान को कि किसी को मार दो जानकर, ताकि मुझे खाना मिल सके। तेरे कहने का मतलब यही है। बात के बोलने का अंदाज बदलने से बात का मतलब नहीं बदल जाएगा। अब रोशनी आगे कुछ बोलती, इससे पहले ही शांति की पड़ोसन राधा उसके घर आती है और शांति को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे शांति, कहाँ है? इधर आ, बड़ी जरूरत है तेरी। शांति जल्दी से नीचे जाती है और राधा को हॉल में बैठाकर बोलती है, क्या हुआ राधा, इतनी परेशान क्यों है? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। गांव से भैया का फोन आया था। उन्होंने कहा है माँ से आखिरी बार आकर मिलाओ। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अपनी माँ के साथ कुछ दिन बिता लूं। अगर हो सका तो पहले उसका इलाज करवाने की कोशिश करूंगी। तू चिंता मत कर राधा, आंटी जी को कुछ नहीं होगा। शांति पैसे लेने रोशनी के कमरे में जाती है क्योंकि तिजोरी वहीं थी। वो पैसे निकालने के बाद कमरे में पसरी हुई रोशनी से बोलती है, तुझे 13वीं का खाना खाने का बहुत शौक है ना? चल आजा, तुझे भेजू खाने। शांति पैसों के साथ रोशनी को भी नीचे लेकर जाती है और पैसे देने के बाद वो राधा से बोलती है, राधा, सुमित्रा आंटी ने हमेशा रोशनी को अपनी नातिन की तरह प्यार दिया है जब ये छोटी थी, तो मैं चाहती हूँ तू इसे भी ले जा अपने साथ गाँव। उनकी बहुत यादें जुड़ी है रोशनी से, शायद उनको अच्छा लगे इससे मिलकर। ठीक है शांति, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी तो 13वीं के खाने की चाह में राधा के साथ उसके गांव चली जाती है, जहां जाकर वो अपनी राधा आंटी की माँ सुमित्रा की हालत देखती है, जो कि बिस्तर पर से उठने के लायक भी नहीं होती। लेकिन जैसे ही सुमित्रा रोशनी को देखती है तो बोलती है, अरे राधा बेटी आ गई, और ये साथ में शांति की बेटी रोशनी है ना? अरे मेरी बच्ची, कितने समय बाद दिखी है मुझे। तुझे याद हूँ मैं? सुमित्रा नानी बोलती थी तू मुझे बचपन में। इतनी बीमार हालत में भी सुमित्रा रोशनी को पहचान लेती है। ये देखकर रोशनी की आंखें भर आती हैं और वो भी बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए पर बैठ जाती है और बोलती है, सुमित्रा नानी, ये क्या हुआ आपको? उठो ना। आप जैसे बचपन में मेरे साथ पकड़ा पकड़ी खेलती थी, अब भी खेलो। और मुझे माफ करना, मैं बड़ी होकर आपको भूल गई और आपसे मिलने नहीं आई। अरे बेटी, तू अब आई, मुझे इसी बात की खुशी है। मेरी कोई नातिन नहीं है, मैंने तुझे ही अपनी नातिन की तरह प्यार किया है, और अब मेरी आखिरी समय में तू दिख गई। इससे अच्छा क्या होगा मेरे लिए? नहीं नानी, ऐसा मत कहो। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप ठीक हो जाओगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। रोते हुए रोशनी बाहर चली जाती है और उनके घर के मंदिर के पास जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भगवान, सुमित्रा नानी को कुछ मत होने दो। उनको ऐसे देखकर आज पता चला कि मौत कितनी बुरी होती है। प्लीज भगवान, उनको बचा लो। रोशनी भगवान से प्रार्थना करती है, लेकिन कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के आगे किसी की कहाँ चलती है। सुमित्रा की बीमारी उसकी जान ले लेती है और उसके मरने पर रोशनी बहुत रोती है। राधा उसको संभालती तो है, लेकिन रोशनी को ये दर्द सोने नहीं देता। अब अपनी माँ की 13वीं वाले दिन राधा रोशनी को खाने के लिए बोलती है, रोशनी बेटा, पूरा गांव खाना खाकर जा चुका है, चल तू भी खाना खा ले। नहीं आंटी, आज मुझसे ये खाना नहीं खाया जाएगा, नहीं खाया जाएगा। रोशनी खाना नहीं खाती और कुछ दिन बाद राधा के साथ वापस घर आ जाती है, जहाँ राधा शांति को सब बताती है कि कैसे रोशनी ने भगवान से प्रार्थना की और उसने 13वीं का खाना भी नहीं खाया। ये सुनकर शांति अपनी उदास हुई बेटी के कमरे में जाती है और उसको गले लगाकर बोलती है, देखा, तुझे जिस खाने में स्वाद आता था उसको खिलाने वाले के मन में कितना दर्द होता है। कोई नहीं चाहता कि उनके घर का कोई सदस्य जाए और उनको ये 13वीं का खाना करना पड़े। अपनी माँ की बात सुनकर रोशनी बहुत रोती है और अपने किए पर पछताती है और आगे से कभी जिंदगी में 13वीं के खाने की मांग नहीं करती। पुनीत अपनी माँ सीता के साथ रहता था। पुनीत काफी पढ़ा लिखा
और समझदार लड़का था। और ऐसे ही एक दिन अपने बेटे की समझदारी देख सीता पुनीत से बोलती है। बेटा पुनीत, तू तो बड़ा हो गया है और अब मैं सोच रही हूँ कि तेरी शादी करवा दूँ। इसलिए अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दे। नहीं माँ, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है, इसलिए आपको जहाँ सही लगे आप वहाँ मेरी शादी करवा दीजिए, वो भी आपकी पसंद से। हाय मेरा बच्चा, समझदार होने के साथ साथ कितना सीधा है। मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे। इस तरह सीता अब पंडित जी से अपने बेटे के लिए लड़के ढूंढने के लिए कहती है और कुछ ही दिनों में पुनीत के लिए प्रिया नाम की एक लड़की का रिश्ता मिल जाता है, जिसके बाद पुनीत की शादी प्रिया नाम की लड़की से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सीता चुकंदर काट रही थी कि तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है और अपनी सास के हाथों को खून के जैसे लाल देखकर प्रिया बोलती है। हाय मम्मी जी, आपके हाथों से इतना खून कैसे बह रहा है? अरे बहू, मेरे हाथों से खून नहीं बह रहा है, ये तो मैं छछूंदर काट रही हूँ। पर माँ जी, मुझे तो ये चुकंदर दिखाई पड़ रहे हैं, आप छछूंदर कैसे काट सकती हो? अरे हाँ बहू, वही चुकंदर छछूंदर जो भी है। माँ जी, जो भी है नहीं, बोलिए चुकंदर। छछूंदर। चुकंदर मम्मी जी, चुकंदर। देख बहू, जो भी है, अब मेरा मजाक मत बना, समझी ना तू? मम्मी जी, मैं आपका मजाक कहाँ बना रही हूँ, मैं तो बस आपको बोलना सिखा रही हूँ। हाँ बस कर, मुझे बोलना मत सिखा। मैंने बच्चे बड़े किए हैं और उन्हें बोलना सिखाया है, और आज वही बच्चे मुझे बोलना सिखा रहे हैं। वाह मम्मी जी, आप तो गुस्सा हो गयी। चलो ठीक है, नहीं बनाती मैं आपका मजाक, अब ठीक है? सीता प्रिया का जवाब नहीं देती और मुंह घुमाकर वहाँ से चली जाती है। और जब शाम को पुनीत घर आता है तो वो खाने की टेबल पर सलाद के साथ चुकंदर का सलाद भी देखता है। ये देख पुनीत बोलता है। अरे प्रिया, ये क्या, आज सलाद के साथ चुकंदर भी है? वैसे आज ये क्यों? पुनीत जी, ये चुकंदर नहीं बल्कि छछूंदर है। क्या? हाँ, छछूंदर। क्या प्रिया, तुम गवारों वाली बात क्यों कर रही हो? ये बात तो हर छोटे बच्चे को पता होगा कि ये कोई छुछुंदर नहीं बल्कि चुकंदर है, चुकंदर। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर उनकी बातों का जवाब देते हुए सीता आती है और अपने बेटे से बोलती है। बेटा, ये मेरी बातों का मजाक बना रही है। भगवान जाने मैंने कौन सी घड़ी में से तेरी शादी करवा दी। पर माँ, हुआ क्या? मैंने चुकंदर को छछूंदर बोल दिया, तब से ये मेरा मजाक बना रही है। पर माँ, आपको मैंने बोलना सिखाया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और मुंह टेढ़ा करके चली गयी। हाँ तो क्या गलत किया? अपना मजाक बनवाने के लिए मैं तेरे पास रहूं क्या? उन दोनों की ये बहस देख पुनीत चिल्लाते हुए कहता है। अरे यार, बस करो तुम दोनों, हद कर दिया तुम लोगों ने। अरे ऐसे कौन लड़ता है? एक तो मैं ऑफिस से थक हार के आया हूँ, लेकिन तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं। इतना कहकर अब पुनीत बिना खाए वहाँ से अपने कमरे में चले जाता है और उसको ऐसे गुस्सा देख अब दोनों सास बहू एक साथ मिलकर खाना लेकर पुनीत के पास जाती हैं और उसको मनाते हुए उसको खाना खाने को कहती हैं। ऐसे ही अब पुनीत भी मान जाता है और खाना खा लेता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन अपनी सास के साथ मिलकर वो समोसे बना रही थी, तभी वहाँ पर सीता की एक पड़ोसन आ जाती है और सीता को आवाज लगाते हुए उसे कहती है। सीता बहन, अरे ओ सीता बहन। उसकी आवाज सुनकर प्रिया अपनी सास को कहती है। लो, आ गई आपकी बेस्ट फ्रेंड समोसा खाने के लिए। अरे अब आ ही गई है तो क्या करें, चलना खिला ही देते हैं इसको समोसे। पर सासू माँ, हम कब तक इनको ऐसे ही समोसे खिलाएंगे? अरे जब भी कुछ बनाते हैं तब ये मुंह उठाकर यहाँ चली आती हैं। जाने देना बहू। हाँ, आज तो जाने दे रही हूँ मैं, लेकिन आज के बाद मैं इनको अपने घर में आने ही नहीं दूंगी। मतलब आप बस देखते जाइए मम्मी जी, आपकी बहू कोई आम बहू नहीं है बल्कि मजाक बनाने वाली बहू है। और अब आप अपने दोस्त के पास जाइए। इस तरह अब सीता अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उसे कहती है। अरे आओ बहन, आज यहाँ कैसे आना हुआ? बस आ गई। वैसे तुम बताओ कि तुमने इतना समय मुझे इंतजार क्यों करवाया? अरे बहन, वो क्या है ना, मेरी बहू किचन में काम कर रही थी तो थोड़ी मदद कर रही थी मैं। अच्छा। हाँ, वैसे तुम्हारे घर से खुशबू काफी अच्छी आ रही है। ऐसा भी क्या बन रहा है इस घर में? अपनी पड़ोसन की बात का जवाब देते हुए प्रिया बोलती है। आंटी जी, मैं तो समोसा बना रही थी और देखो मैं आपके लिए समोसा भी लाई हूँ।
अरे वाह, समोसे। जी आप खाना चाहेंगी? नेकी और पूछ पूछ। अरे बहू, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तूने मुझे कभी कुछ दिया और मैंने कभी मना किया है क्या? हाँ हाँ, मना भी कैसे करेंगी आप। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपका यहाँ आना ही छुड़वा दूंगी। नहीं नहीं, आप तो हमेशा तैयार रहती हैं मेरे घर का सामान खाने के लिए। बहू, तू मेरा मजाक बना रही है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, मैं आपका मजाक क्यों बनाऊंगी भला। खैर, ला समोसे दे दे। इस तरह प्रिया उसको समोसे देती है और जैसे ही पड़ोसन समोसे खाना शुरू करती है वैसे ही उसके कपड़ों पर समोसे की चटनी गिर जाती है। साथ ही समोसे भी उससे नहीं टूटते। ये देख प्रिया बोलती है, आय हाय आंटी जी, ये क्या गंद मचा रही हो आप। अरे जब आपका पेट खराब था तो हमारे घर में आना जरूरी था क्या। अरे बहू, मेरा कोई पेट खराब नहीं है, ये तो बस चटनी गिर गई है। अरे आंटी जी, ये चटनी नहीं बल्कि आपका पेट खराब हुआ है। अरे इससे तो पता चलता है कि आप समोसे की कितनी बड़ी भूखी हैं। जो खुद पेट खराब है फिर भी आप हमारे घर में समोसे खाने आ गई हैं। तू कहना क्या चाहती है कि मेरे घर वाले मुझे खाने को नहीं देते हैं? अरे आंटी जी, मैंने कब कहा, आप तो खुद ही बोल रही हैं ये सब। और ये क्या, आपको तो समोसे भी खाने नहीं आ रहे हैं। छी आंटी जी, आप कितनी गंदी तरह से समोसे खाती हैं। देख रही है सीता, तेरी बहू कैसे मेरा मजाक बना रही है। अरे बहू लाई है, मजाक बनाने वाली बहू लाई है। अब बहन मैं क्या करूं, तेरी भी तो हरकत सही नहीं है ना। मजाक बनाने वाली हरकत तो तू खुद कर रही है, तो मेरी बहू भी तेरा मजाक बना रही है। और जब तेरा मजाक बन रहा है तो इतना चिढ़ क्यों रही है? मेरा मजाक बना रही है ना, देख लूंगी तुझे तो मैं। इस तरह पड़ोसन उन सास बहू से कुछ नहीं बोलती और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। और जाते जाते वो समोसे की चटनी नीचे फर्श पर गिराकर चली जाती है। अब दोनों सास बहू हंसते हुए एक दूसरे को ताली मारते हैं। सीता अब हंसते हुए किचन में अपने लिए समोसे लेने जा रही थी कि तभी उसका पैर गिरी हुई चटनी पर पड़ता है और वो फिसल कर गिर जाती है। जिसके बाद वो रेंगते हुए अपनी बहू को बोलती है, अरे बहू, हाय मेरी कमर। मम्मी जी, आप सांप के भांति जमीन पर क्यों रेंग रही हो। अरे पागल कहीं की, मैं रेंग नहीं रही हूँ बल्कि मैं गिर गई हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। हाय, आ जरा मेरी उठने में मदद कर। पर मम्मी जी, सच में ऐसा लग रहा है कि आप नागिन बन गई हो। अब मजाक ही बनाती रहेगी क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी। इस तरह अब प्रिया अपनी सास को उठाती है और उसको अपने कमरे में ले जाती है। जिसके बाद वो उसको दवाई दिलाती है और अपनी सास की खूब सेवा करती है। इस तरह अब सीता भी अपनी मजाक बनाने वाली बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मधुपुर के छोटे से गांव में रोहन नाम का लड़का रहा करता था, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला जाता है और गांव में उसकी माँ कमला अकेली रह जाती है। रोहन के पिता नहीं थे, इसलिए कमला ने रोहन की अकेली ही परवरिश की थी। शहर से पढ़ाई पूरी करने के 4 साल बाद आज रोहन अपने घर अपनी माँ कमला के पास आ रहा था, जिसकी तैयारियों में कमला लगी हुई थी। काम करते हुए कमला थक कर एक तरफ बैठ जाती है और खुद से बात करती हुई कहती है, हाय, आज मेरा लाल शहर से वापस आ रहा है कितने सालों बाद। मेरी आंखें तरस रही है उसे देखने के लिए। पता नहीं कैसा दिखता होगा अब मेरा बेटा रोहन। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और कमला दौड़ी दौड़ी जाती है दरवाजा खोलने के लिए। और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रोहन के साथ एक लड़की थी, जिससे रोहन ने शहर में ही माँ को बिना बताए शादी कर ली थी और उसका नाम था सोनल। सोनल ने छोटी सी ड्रेस पहनी थी, जिस वजह से गांव की सभी औरतें और मर्द उसे ही देख रहे थे। ये देख कमला रोहन से कहती है, हे राम, ये आधे कपड़ों की दुकान कौन है रोहन? और तू इसे अपने साथ क्यों लाया है यहाँ? देख तो कैसे कपड़े पहनी है ये, पूरा गांव इसे देख रहा है। अरे माँ, शहर में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, आजकल फैशन है ये। अच्छा जी, शहर में क्या सारी लड़कियाँ ऐसे आधे कपड़ों में घूमती है? अरे माँ, आप गांव में रहती हो, आप शहर के बारे में नहीं जानती। कोई बात नहीं रोहन, अब वैसे भी मैं यही रहने वाली हूँ, तो मॉम को सब समझा दूंगी और इन्हें भी ऐसे कपड़े पहनने की आदत डाल दूंगी। क्या मतलब यही रहूंगी? तू यहाँ हमेशा के लिए रहने आई है क्या? अरे माँ, बातों ही बातों में मैं तो बताना ही भूल गया कि मेरी वाइफ है ये, मतलब मेरी पत्नी और आपकी बहू। हे राम, ये बेशर्म लड़की मेरी बहू? कभी नहीं, मैं नहीं मानती इसे अपनी बहू। मॉम, अब मैं आपकी बहू हूँ, आप माने या ना माने,
चलो रोहन डार्लिंग, मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक गई हूँ। ओके बेबी। इतना कहकर रोहन और सोनल अपने कमरे में चले जाते हैं और कमला बाहर खड़ी उन दोनों का मुंह देखती रह जाती है। इतने में ही गांव की एक औरत कमला के पास आकर कहती है, अरे कमला भौजी, तुम्हार बहुरिया तो बड़ी सुंदर है, बस तनिक लागत है, बेचारी गरीब है। देखो ना, बेचारी के पास पूरा कपड़ा भी नहीं है, तभी तो छोटी सी फिराक पहन कर आई है। तनिक थोड़ा खर्चा बर्चा करके बहुरिया को साड़ी दिला देना। आहा, तुमको बड़ा तरस आ रहा है हमारी बहुरिया पर। इतनी अच्छी लग रही है तो ले क्यों नहीं जाती, अपने बेटी से शादी करा दियो। कैसन मजाक कर रही हो भौजी, आखिर वो तुम्हारी बहुरिया है। हमार बहुरिया है ना, तो जाओ अपन काम करो, हमार घर की पहरेदारी मत करो, जाओ निकलो। हाँ हाँ, जाते हैं। हे भगवान, इस लड़के ने तो मेरी नाक ही काट दी पूरे गांव में। इस लड़की को लाकर मैं भी देखती हूँ कैसे रुकती है इस घर में। इसे नानी याद न दिला दी ना तो हमारा नाम भी कमला नहीं। इतना कहकर कमला भी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब रात में कमला सबके लिए खाना बना रही होती है और इतने में वहाँ पर सोनल आती है और कमला से कहती है, मॉम, खाने में क्या बना रही हो आज आप? ये मॉम क्या लगा रखा है तूने? मैं कोई मॉम नहीं हूँ, समझी? मम्मी जी बोल मुझे तू। ठीक है मम्मी जी, अब बताएं खाने में क्या बन रहा है? छोले भटूरे बना रही हूँ। छोले भटूरे? ये तो बहुत ऑयली होते हैं, मैं नहीं खाने वाली ये सब। वैसे भी मैं डाइटिंग पर हूँ आजकल, तो मेरे लिए ग्रीन वेजिटेबल एंड वेज सूप एंड सैलेड बना दो। क्या बना दूँ? ग्रीन वेजिटेबल्स, वेज सूप और सैलेड। ओ महारानी, खाना है तो यही खा जो मैंने बनाया है। ये तेरा शहर नहीं है जो तुझे मैं अंग्रेजी खाना बना कर दूं। ये गांव है, जो मैं बनाऊंगी तुझे वही खाना होगा, वरना खुद बना ले, समझी? बट मॉम, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता है। कुछ भी बनाना नहीं आता? फिर तूने इतने साल शहर में बसे टांगे दिखाने वाले कपड़े पहनना सीखा है क्या? अरे हाँ, याद आया, एक चीज मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। और वो क्या है? मैगी नूडल। हे भगवान, कौन से बुरे कर्मों की सजा दे रहा है तू मुझे? अभी जो बना है वो खा चुपचाप तू। मैं ये नहीं खाऊंगी मम्मी जी, मुझे तो सूप ही पीना है बस। तो जाकर अपने पति से बोल, जो पूरा दिन तेरे पीछे बेबी बेबी करके घूमता है। मम्मी जी देखो, रोहन को बीच में मत लाओ। अरे कैसे ना लाऊं, सारा कांड तो उसी ने किया है, तुझे अपनी बीवी और मेरा सिरदर्द बनाकर। मम्मी जी, अब आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ? अरे कलमुही, तुझे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है कि तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। रुक, तुझे तो मैं अभी ठीक करती हूँ। क्या कर लेंगे आप मेरा? हाथ तो लगा कर दिखाओ, हाथ ना तोड़ दिया ना तो मैं भी नहीं। अच्छा, तू मुझ पर हाथ उठाएगी? रुक, अभी तेरी सारी अकड़ निकालती हूँ। इतना कहकर कमला चिमटा लेकर सोनल के पीछे भागती है उसे मारने के लिए, और फिर सोनल आगे आगे, कमला पीछे पीछे। दोनों सास बहू में खूब लड़ाई होती है। जैसे ही कमला सोनल को चिमटे से मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ रोहन आ जाता है और कहता है, बंद करो आप दोनों ये सब। देखो कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हो आप दोनों सास बहू। तभी एकदम से सोनल कहती है, मैंने कुछ नहीं किया बेबी, तुम्हारी मम्मी ने शुरू किया है। देखो कैसे मुझे चिमटे से मारने को आ रही है ये। अरे बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। इसने शुरू किया। मैंने कहा छोले भटूरे बना रही हूँ, खा ले, तो कहती है मुझे तो सूप पीना है। तू ही बता, तेरी इस बूढ़ी माँ को कहाँ कुछ आता है बनाना बेटा? सोनल, तुम्हें पता है ना, ये गांव है, यहाँ शहर जैसी चीजें नहीं मिलती है, और फिर भी तुम जिद कर रही हो। और माँ, आप तो बड़ी है ना, आप इसे प्यार से भी तो समझा सकती थी। हाँ बेटा, तुझे तो अब तेरी बूढ़ी माँ ही गलत लगेगी। आखिर अपनी पसंद की बीवी जो लेके आया है ना। देखो तो कैसे नाटक करके दिखा रही है ये बुढ़िया। लगता है अब इसे सीधा करना ही पड़ेगा। माँ, आप बस करो, जब से आया हूँ तब से ये ड्रामा देख देख कर थक गया हूँ मैं। अब सोने जा रहा हूँ, मुझे नहीं खाना कुछ भी। इतना कहकर रोहन अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और दोनों सास बहू एक दूसरे को नफरत भरी निगाहों से देखती हैं और फिर ये दोनों भी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह कमला जल्दी से उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और जानकर ऑयली नाश्ता, हलवा और पूरी बनाती है ताकि फिर किसी बात को लेकर सोनल से झगड़ा कर सके और उसे इस घर से निकाल सके। सभी लोग अब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी नाश्ता देखकर सोनल कहती है, OMG, ये तो कितना ऑयली है, मैं ये सब नहीं खा सकती हूँ, मेरी पूरी डाइट खराब हो जाएगी।
ओहो, अरे बहू मुझे माफ कर देना, मैं तो भूल गई थी कि तू डाइटिंग कर रही है, वरना इतना सारा तेल वाला नाश्ता नहीं बनाती। मैं समझती हूँ इस बुढ़िया ने जानकर बनाया है कि मैं ये सब ना खा सकूं और कुछ ना कुछ बोलूं जिससे कि रोहन मुझ पर गुस्सा करे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं खा लूंगी थोड़ा थोड़ा। इतना कहकर सोनल थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेती है, पर उससे ज्यादा खाया नहीं जाता, तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। ये देख कमला मन ही मन खुश होती है। अब कमला रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढती है अपनी बहू से लड़ाई करने का, पर सोनल भी तेज थी, वो कमला को बाजी मारने नहीं देती। सोनल अपनी सास को किलसाने के लिए रोज छोटे कपड़े पहनती थी, और जब भी वो बाहर जाती तो सब उसे ही देखते रह जाते, और बाद में अड़ोस पड़ोस के लोग कमला से सोनल के बारे में पूछते, और ये सब सुनकर कमला चुपचाप वहाँ से निकल जाती। ऐसे ही एक दिन कमला सोनल को कहती है, देख सोनल, तुझे घर पे जो करना है कर, जो मर्जी कपड़े पहनने हैं पहन, पर बाहर ऐसे कपड़े पहनकर मत जाया कर। सब मुझे आकर कहते हैं कि तेरी बहू को शर्म नहीं है, बीच बाजार में छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है। तो मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, और दूसरों के बोलने पर मैं अपनी आदत क्यों बदलूं? देख बहू, सास बहू की लड़ाई एक तरफ है और घर की इज्जत एक तरफ। कमला के ये सब बोलने के बाद भी सोनल उसकी बात नहीं मानती और अपने मन की ही करती है, और बेबात कमला से लड़ाई करती। और तो और घर के किसी भी काम में कमला का हाथ नहीं बटाती, पूरा दिन खाना पीना और सो जाना। अब सोनल को यही काम रह गया था, जिससे कि उसकी तबीयत अब खराब हो जाती है। और इस मुश्किल समय में सोनल की सास कमला ने उसका पूरा ध्यान रखा। ये देख सोनल को बहुत पछतावा होता है कि उसे अपनी सास से नहीं लड़ना चाहिए था, और वो कमला से कहती है, मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मैं बेबात के ही आपसे लड़ाई करती रही, उसके बाद भी आपने मेरा कितना ख्याल रखा, मुझे माफ कर दो मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं, तू अभी नादान है, और मैं भी तेरी तरह तुझसे लड़ाई करने लगी, पर अब तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है, तो ये अच्छी बात है बेटा। इतना कहकर दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाती हैं, और उस दिन के बाद से दोनों सास बहू में कभी लड़ाई नहीं हुई। और इसके साथ ही सोनल ने भी छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिए और अपनी सास के साथ साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। अमन अपनी बेबी हर्षिता से बात करते हुए कहता है, लो, अब तो मेरी बहन अपने हॉस्टल भी चली गई। अब तो हम दोनों को अकेले के लिए थोड़ा समय मिलेगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? एक तो मेरी ननद को थोड़े दिन रुकने भी नहीं दिया, अब ऊपर से खुश हो रहे हो, खुद तो अपने ऑफिस चले जाते हो, मैं यहाँ घर में अकेली रह जाती हूँ। हाँ, तभी तो अच्छा है ना। जब से शादी हुई है मेरी बहन आई थी, लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मुझे ही बोलना पड़ा कि तेरे हॉस्टल से कॉल आया था। शादी के बाद अभी तक हमने थोड़ा सा भी समय साथ नहीं बिताया है। और तुम्हें क्या है, तुम तो जब देखो चिपकी रहती थी ना मेरी बहन के साथ। हाँ, तो आपकी बहन मेरी ननद भी लगती है, उसकी वजह से ही मेरा मन लगने लगा था, लेकिन आपने तो उसे भी झूठ बोलकर भेज दिया। ऐसा कोई करता है क्या भला? अरे कोई नहीं करता है, लेकिन मुझे करना पड़ा, क्योंकि एक तो हमारा घर छोटा है, एक ही कमरा है, अब मेरी बहन भी यहीं रह रही थी, तो तुम दोनों साथ सोते और मुझे बाहर अकेले सोना पड़ता था। अच्छा, तो ये बात है कि आपको अकेले सोने का मन नहीं था, इसलिए आपने झूठ बोला। आपके झूठ की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है आपको पता भी है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? मेरी ननद थी तो मुझे कितनी मदद हो जाती थी, नई नई शादी करके आई थी, तब से लेकर अब तक वो साथ थी मेरे, बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई थी मेरी तो वो। कोई नहीं, अब से मैं तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश करूंगा ना, और क्या चाहिए तुम्हें। अब ना तुम मुझे ज्यादा ताने मत दो, वैसे ही इतने दिनों बाद हमें अकेले समय मिला है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वही सही है हमारे लिए। अब खुश? दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, और जैसे ही अमन हर्षिता का हाथ पकड़ता है कि तभी घर की डोरबेल बजने की आवाज आती है, और हर्षिता दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलती ही हर्षिता की माँ सुरेखा बाहर खड़ी थी। हर्षिता अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। वो अपनी माँ को अंदर लेकर आती है और अंदर से आवाज लगाकर अमन को बुलाती है, और अमन से कहती है, अरे ये देखो, मेरी माँ और आपकी सासू माँ आई है। माँ, आपको पता है मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी, मेरा मन ही हो रहा था आपसे मिलने का, और आप खुद यहाँ आ गई, बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, मेरा भी घर पर अकेले मन नहीं लग रहा था,
और बहुत दिन हो गए थे तुझे देखा भी नहीं था, तो सोचा एक बार मिल आऊं, मुझे भी अच्छा लगेगा ना। दामाद जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो खुश नहीं है क्या? अरे सासू माँ, ये कैसी बात कर रही हो? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आई। आपकी बेटी से ज्यादा मुझे खुशी हुई है आपके आने की। वैसे आप बताओ कैसी हो, ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? हाँ सब ठीक है। वैसे अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं यहाँ कुछ दिन रुक सकती हूँ। वो क्या है ना, मुझे हर्षिता की याद भी बहुत आ रही थी और यहाँ पास के अस्पताल में मेरा इलाज भी चल रहा है। इलाज? किस चीज का माँ? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? पहले हमें बताइए आप क्या हुआ है। अरे हाँ मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा घुटनों में दर्द हो रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए यहाँ आ गई और इलाज के साथ साथ उससे मिलना भी हो गया। माँ, ये आपका ही घर है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है और आप यहीं रहोगी जब तक आपका मन रहेगा। इतने दिनों बाद आई हो आप। वैसे तो आपको जाने नहीं देने वाली मैं। अमन, सही बोल रही हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। लो, हो गया काम। इतनी मुश्किल से अपनी बहन को हॉस्टल वापस भेजा था, तो अब मेरी सास आ गई। अब क्या सास की भी विदाई करवाऊं मैं? अमन बेचारा इतना उतावला था कि अब अपनी बीवी के साथ थोड़ा समय बिताने को मिलेगा, लेकिन अमन की सास घर आ गई थी और अमन को ना चाहते हुए भी खुशी खुशी हाँ करना पड़ता है। अब उसकी सास आई है तो अमन को अपनी बीवी के साथ फिर समय कहाँ मिलने वाला था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद हर्षिता सुबह सुबह किचन में खाना बना रही थी। तभी पीछे से अमन आकर उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है, तुम्हें क्या मजा आता है मुझे ऐसे तड़पाने में? जब देखो अपनी माँ के साथ लगी रहती हो। माँ आई है तो माँ के साथ भी तो थोड़ा समय बिताने को मिलना चाहिए ना। आपका क्या है, आप तो यहीं रहते हो और आपको पता है माँ क्या बोल रही थी? माँ बोल रही है जल्दी नानी बना दो उन्हें। हाँ तो मेरी सासू माँ को बोलो ना, अपने दामाद और बेटी को थोड़ा अकेले समय भी देना होता है। बोल दो कि मेरी सास विदाई ले ले घर से, तो नानी भी जल्दी बन जाएंगी वो। आप भी ना कैसे बोल रहे हो? अपनी सासू माँ की विदाई कौन करवाता है? और वैसे भी वो अपनी बेटी के घर आई हैं, तो आप कुछ बोलो ही मत। उनकी मर्जी, जब तक रहना होगा तब तक रहेंगी वो। हाँ हाँ, उन्हें क्या, प्रॉब्लम तो मुझे हो रही है ना। अब तो सास की विदाई सच में करवानी पड़ेगी। क्या कुछ कहा आपने? नहीं बाबा, कुछ नहीं कहा मैंने। जाओ मेरी सासू माँ को नाश्ता करवाओ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अमन वहाँ से ऑफिस चला जाता है, लेकिन अब उसे अपनी सास की विदाई करवानी थी, इसीलिए वो सास की विदाई करवाने की सोचने लगता है और शाम को ऑफिस से घर आता है और घर आते ही हर्षिता और अपनी सास को बुलाता है। दोनों से कहता है, सासू माँ, आपके घुटने का दर्द ठीक हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ है तो बताओ, मेरा एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर फ्रेंड है, उसके पास चलते हैं हम लोग, वहाँ पर आपका इलाज करवाएंगे। हाँ ठीक तो हो रहा है, लेकिन कुछ दिन तक और जाना है। वो क्या है ना, डॉक्टर साहब के यहाँ एक थेरेपिस्ट भी है, वो मेरी एक्सरसाइज करवाता है, तो उससे मुझे बहुत आराम मिल जाता है, इसलिए किसी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन मत लो, मैं माँ के साथ रोज जाती हूँ और वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। माँ का अच्छे से इलाज कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में माँ के घुटनों का दर्द भी ना ठीक हो जाएगा। अरे टेंशन कैसे ना हो, आखिर मेरी सास है और मेरी सास की विदाई होगी तो दर्द के साथ थोड़ी होगी। उनके घुटनों का दर्द ठीक होगा तभी तो उनकी विदाई होगी ना। तुम भी समझती नहीं हो बिल्कुल। सास की विदाई? क्या मतलब है दामाद जी आपका? मेरी विदाई करवा रहे हो क्या आप? अरे नहीं, मेरा तो ये मतलब था कि जब भी आप जाओगी, जब कभी भी आपकी विदाई होगी, तो इस घुटने के दर्द के साथ नहीं होनी चाहिए ना। इसीलिए बोल रहा था मैं, सास की विदाई होगी और कोई मतलब थोड़ी है। अच्छा, आपका यही मतलब था, हमें तो लगा कुछ और ही है, लेकिन कोई बात नहीं। अमन अपने दिल की बात बोल देता है, लेकिन फिर वो झूठ बोलकर मुकर भी जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। अमन की सास है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और अमन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद सब लोग घर पर होते हैं, तो अमन का ससुर मनोज घर आकर कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, यहाँ आने के बाद मुझे तो बिल्कुल ही भूल गई। मैं तुम्हारे मायके से विदाई करवा के लाया था अपने घर। अब क्या मुझे यहाँ अपनी बेटी के घर से भी विदाई करवानी पड़ेगी, तभी तुम वापस आओगी? अरे ससुर जी, आप यहाँ मेरी सास की विदाई करवाने आए हो? मुझे तो लगा मेरी सास यहीं रहेंगी अब। आइए आइए। अरे आप भी ना, पता नहीं क्या दिक्कत है, जब देखो सास की विदाई के लिए बोल देते हैं। और पापा, आप अचानक आ गए, बताया भी नहीं कि आने वाले हो। अरे तुम भड़क क्यों रही हो? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। ससुर जी आए हैं, अब तो वो भी हमारे साथ रहेंगे ना यहीं पर। क्यों ससुर जी, सही बोल रहा हूँ ना? नहीं बेटा,
मैं तो यहाँ सुरेखा को ही लेने आया हूँ। तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी थोड़ी, इन्हें क्या है, ये तो काम के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं। अब मैं अपना इलाज करवाने अपने दामाद के घर आई हूँ तो याद आ गई इनको। तभी तो लेने आया हूँ। तुम्हें बहुत शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर काम पर चला जाता था, तो अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा क्योंकि मुझे रिटायरमेंट मिल गई। अब तुम्हें जहाँ जाना है चलो, मैं लेकर चलूंगा। लेकिन माँ के तो घुटनों में दर्द है ना, माँ कैसे घूमने जा सकती है? माँ को यही रहने दो, इलाज के बाद ले जाना। अरे इसको क्या पंचायत है, जाती हुई बला को खुद से क्यों रोक रही है? अरे नहीं, मैं जा सकती हूँ। अब तो वैसे भी मेरे घुटनों का दर्द ठीक है और ये मुझे खुद लेने आए हैं, तो क्यों ना जाऊँ। चलो, सास की विदाई आखिरकार हो ही गई। जो काम मैं नहीं कर पाया वो मेरे ससुर जी ने कर ही दिया। अमन बहुत खुश हो जाता है और जब उसकी सास की विदाई होती है तो वो धूमधाम से अपनी सास की विदाई करवाता है, जिसके बाद फाइनली उसको अपनी बीवी के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। संगीता अपनी सहेली अनमोल के साथ बाहर खाने के लिए जाती है और खाने के बाद अनमोल संगीता से बोलती है, खाना कितना अच्छा था ना, मैं तभी बोलती हूँ हमें हफ्ते में एक बार तो बाहर खाने का प्लान ही बनाना चाहिए। देखा ना आज कितना मजा आया खाकर। मजा तो आया, खाना बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्या, अब तू इतने अच्छे खाने में भी नुक्स निकाल रही है क्या? देख यार, कुछ बोल ही मत तू। एक तो इतना अच्छा खाना खिलाया है मैंने तुझे, ऊपर से अभी लेकिन तुझे तो तारीफ करनी चाहिए। यार मैं इसीलिए बाहर का कम ही खाती हूँ। बाहर का खाने से मेरे पेट में आग के गोले बन रहे हैं। हाँ तो ये बोलना, तुझे ये सब पचता नहीं है। खाने को अब क्या पता था कि संगीता मैडम इतना अच्छा खाना पचा नहीं पाती है। देख यार, अब तू मजाक मत बना। वैसे ही इतना खाना खा लिया है कि पेट दर्द हो रहा है, अब ऊपर से तू ही मजाक बना रही है। मैं नहीं आऊंगी अब कभी तेरे साथ, तू हंसी ले अब। अरे पागल, मैं तो बस ऐसे ही मजे ले रही थी। वैसे तुझे इतना ही हो रहा है तो कोई खाना पचाने की गोली वगैरह ले लेना, तब तो ठीक रहेगा ना तेरे लिए। नहीं यार, मैंने इतना अच्छा खाना खाया, अब कोई खाना पचाने वाली गोली खाकर मुझे अपने मुंह का स्वाद नहीं बिगाड़ना है। इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रहने दे ये फालतू का आइडिया। ये ठीक है, तुझे मुंह का स्वाद भी देखना है और पेट को दर्द भी नहीं देना। ऐसे कैसे चलेगा मैडम? कहीं तो समझौता करना ही पड़ेगा। तू रुक, मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ, वरना पूरे रास्ते यही बोलती रहेगी। नहीं रहने दे, कुछ मत ला, मुझे नहीं खाना कुछ भी। पेट दर्द मैं सह लूंगी, लेकिन मुंह का स्वाद खराब हो वो सहन नहीं होगा मुझसे। तो कुछ मत ला तू, ठीक है ना? बस तू बोल ही रही है कि पेट दर्द सह लूंगी, लेकिन ये तो मुझे भी पता है ना कि तू पूरे रास्ते यही गाना गाती रहेगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए तू रुक, मैं जाकर अभी आती हूँ। अनमोल वहाँ से थोड़ी आगे ही जाती है और दुकान पर खाना पचाने की गोली मांगती है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए जब उसे कुछ नहीं मिलता तो सामने रखा हिंगोली का पैकेट ले लेती है और हिंगोली लेकर संगीता के पास जाती है और उसे बोलती है, ये ले, खाना पचाने के लिए तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन हिंगोली मिल गई, ये खा ले, ठीक महसूस होगा तुझे। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन तू फिर भी ले आई। तू ही खाइए। अरे यार, मैं तेरे लिए लाई हूँ, खा लेना प्लीज। ठीक है खा लूंगी, लेकिन तू भी खाएगी तो ही मैं खाऊंगी। बोल अब खाएगी तू? चल ठीक है, खा लूंगी मैं भी। दोनों हिंगोली खाते हैं और हिंगोली खाकर संगीता बोलती है, यार ये तो कितनी अच्छी लग रही है। हमने इसे बचपन में भी खाई है, लेकिन इतनी अच्छी तो बचपन में भी नहीं लगी जितनी अब लग रही है। चलो तू मुझे पूरा पैकेट ही दे दे। वाह भाई वाह, अभी तक तो तुझे नहीं खानी थी, मैंने ही तुझे जबरदस्ती खिलाया। अब जब तुझे अच्छी लग रही है तो पूरा पैकेट खाना है। चल कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगी, दिया तुझे। यार सही में ये तो बहुत ही अच्छा है और पेट भी थोड़ा हल्का हो गया है। चल चल, अब डकार मत मार, घर भी जाना है। संगीता और अनमोल वहाँ से अपने घर चले जाते हैं, लेकिन संगीता को हिंगोली इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो बिना बात के भी हिंगोली खाती रहती और उसके चटकारे लेती रहती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद संगीता अपनी माँ के साथ किचन में खाना बना रही होती है कि तभी गैस छोड़ देती है और उसकी माँ सुनीता बोलती है, ये क्या लगा रखा है तूने? जब देखो कहीं बैठो तो अपनी बदबूदार गैस छोड़ती है। तूने तो पूरे घर में ही गंद फैला रखी है, अब यही किचन में करना जरूरी था क्या? अरे माँ ये तो नेचुरल है, सबको होता है तो मुझे भी हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप भी ना। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है।
तो मुझे मत बता ये नेचुरल है। अच्छे से जानती हूँ मैं, ये जो पूरा दिन ये हिंगोली के चटकारे लेती रहती है ना, उसी का नतीजा है ये। हाँ तो क्या हुआ, पहले मैं कुछ भी खा लेती थी तो मेरे पेट में दर्द होने लगता था। कम से कम हिंगोली की वजह से मेरा पेट दर्द भी तो खत्म हो गया और गैस भी बाहर निकलने लग गई। ठीक है ये तो। ठीक है तो, लेकिन ऐसे बिना बात के गैस निकालना तो ठीक नहीं है। अभी तो सुबह ही हुई है, कुछ खाया पिया भी नहीं, तू पहले ही गैस छोड़ने लगी। क्या माँ, आप ये सब छोड़ो, बिना बात के आप ये क्या लेकर बैठ गई हो। चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं, फिर आपकी पड़ोसन रमा आंटी भी तो आने वाली है ना। अरे हाँ, उसे तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन मेरी बात सुन ले। तू उनके सामने आ गई और वहाँ भी तूने ये गंदी बदबूदार गैस छोड़ना शुरू किया ना, तो देख लियो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ, मैं बाहर आऊंगी ही नहीं, कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम होगा तब ही आऊंगी। अब ठीक है ना। संगीता सुनीता के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है और दोनों माँ बेटी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने कमरे में जाकर संगीता फिर वही हिंगोली खाने लगती है और खाते खाते बहुत सारे पैकेट खा लेती है। इतनी ज्यादा हिंगोली खाने से संगीता की जीभ भी छिल जाती है। ये देखकर संगीता बाहर आकर अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन वहाँ सुनीता और रमा बात कर रहे होते हैं कि संगीता बोलती है, माँ ये देखो ना, मेरी जीभ पूरी छिल सी गई है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया है। अरे ऐसे कैसे कुछ खाए नहीं? तेरी हिंगोली वो किसने खाई? मैंने खाई क्या? तुझे कितनी बार मना किया है कि अब ये सब मत खाया कर। अब देख ले तेरी जीभ कैसे छिल गई है। अरे तो क्या हुआ, इसमें इतना भी क्या हो गया जो तो संगीता को इतना सुना रही है। अब वो नहीं खाएगी तो क्या हम लोग खाएंगे? नहीं ना। तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि संगीता एक बदबूदार बात मारती है। तभी रमा बोलती है, आय हाय, ये क्या सड़ी सी जहरीली सी गैस छोड़ दी। बेटा मैं तो तेरी ही साइड ले रही थी, फिर क्यों तूने इतनी गंदी गैस छोड़ दी? थोड़ा तो समझा कर, ऐसे थोड़ी ना किसी के आगे कुछ भी कर देगी तू। क्या आंटी, अभी तो आप मेरी साइड ले रही थी और अब अचानक से माँ की तरफ हो गयी। बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आज तो मेरे सामने किया है, कल अपने ससुराल वालों के आगे कर दिया, तो इसलिए समझा रही हूँ तुझे, थोड़ा तो खुद पर काबू किया कर। हाँ तेरी माँ सही बोल रही है, मानती हूँ ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है, नेचुरल है, लेकिन थोड़ा तो आसपास देख कर कर। कहीं भी ऐसे गैस छोड़ने लगेगी तो लोग तुझे ही पदौड़ी बोलेंगे। ये तो इसलिए निकलती है गैस क्योंकि मैं हिंगोली खाती हूँ ना। हाँ तो थोड़ी कम खाया करना, वैसे भी इतनी हिंगोली खाना अच्छी बात नहीं है, बहुत गर्म होती है हींग, और तू इतनी हिंगोली खाकर अपने ही शरीर में गर्मी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जब मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगी ना। संगीता किसी की बात नहीं सुनती है और अपने कमरे में जाकर वापस से हिंगोली खाने लगती है। संगीता को अब तो जैसे हिंगोली खाने की आदत लग गई हो, वो हर टाइम हिंगोली खाती रहती है और कोई मना करे तो भी नहीं मानती और हिंगोली खाने लगती है। कुछ दिनों बाद संगीता को समय से पहले पीरियड्स हो जाते हैं और उसका पेट दर्द हो रहा होता है। वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी उसके कमरे में सुनीता जाती है और संगीता से बोलती है, क्या हुआ मेरी रेलगाड़ी, आज अपने कमरे में कैसे बैठी है? वैसे तो तुझसे एक जगह टिका नहीं जाता और आज अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तू। पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है माँ, इसलिए तो मैं बाहर नहीं आई आज। लेकिन क्यों हो रहा है? ज्यादा हो रहा है तो चल डॉक्टर के पास दवाइयाँ ले आते हैं तेरी। अरे नहीं माँ, ये तो पीरियड्स की वजह से हो रहा है, कोई नहीं। लेकिन अभी 15 दिन पहले ही तो तेरे पीरियड्स गए हैं और अब वापस आ गए। टाइम से पीरियड्स का ना आना भी प्रॉब्लम देता है। कोई बात नहीं माँ, 1-2 बार हो जाता है। 1-2 बार होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब से तू ये हिंगोली खाने लग गई है ना, तब से ही हो रहा है। तू मेरी बात कभी सुनती ही नहीं है। तुझे पता भी है हींग हम खाने में चुटकी भर से कम डालते हैं क्योंकि वो गर्म होता है और ज्यादा गर्म खाने से ही पीरियड्स जल्दी आते हैं। इतना सब तो मुझे पता ही नहीं था माँ। हाँ तो अब पता चल गया है ना, इसलिए अब मेरी बात मान ले, अब ये फालतू की हींग गोली खाना बंद कर दे। सुनीता की बात सुनकर संगीता को समझ आता है कि कोई चीज एक लिमिट तक ही ठीक लगती है, इसलिए अब उसके बाद संगीता हिंगोली खाना कम कर देती है।